हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWITJamCSNet यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल सभी लोगों को, नमस्कार जी। उद्गम सीरीज में आपका स्वागत है। उद्गम सीरीज यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके साथ डील कर रहा हूँ। उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आता है, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो ये मैं आपको करवाऊंगा मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो में और एक और वीडियो में हम यहाँ पर मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की डीलिंग करेंगे, ठीक है। तो मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी पहले बात कर लेते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो धीरे धीरे इसके अंदर जब हम जाएंगे तो आपको पता लगते चलेगा। अभी आपको थोड़ी देर सुनना है, बैठकर समझना है कि किस तरीके से चीजें चलेगी। सबसे पहले मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन लिया जाएगा कि ये है क्या, है ना। एक साइंटिस्ट है ना, मोसबेयर साइंटिस्ट के ही नाम है, उन्होंने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला है। तो ये क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, और इस चीज को पढ़ते वक्त क्या क्या दिक्कतें आई, उन दिक्कतों का क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, वो यही है ना। जैसे कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इंट्रोडक्शन देखना है, देन हमें बेसिक प्रिंसिपल यहां पर देखना है, एंड देन आपके पास क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी, है ना। रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी ये एक समस्या थी जब हम मोसबेयर स्पेक्ट्रो की जब स्पेक्ट्रोस्कोपी रिकॉर्ड हो रही थी, जब इसकी रिकॉर्डिंग करी जा रही थी, मतलब जांचा जा रहा था, है ना, स्टडी किया जा रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम निकल कर आई। रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी एक प्रॉब्लम निकल कर आई। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल कर आया, है ना, सॉल्यूशन भी निकल कर आया, डॉपलर इफेक्ट जिसमें हम बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पर उसकी भी हम बातचीत करेंगे। आराम से अभी आपको सारी चीजें सुननी है, समझनी है, जाननी है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहां पर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भैया, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये नेट और गेट में ही ये आती है, मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने यहां पर लिखी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट इज ए गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। मतलब कि क्या, कि ये अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपसे पूछा जाए तो ये गामा रेज को यूज करती है, ठीक है। इसकी सारे एटम, ऐसा नहीं है कि सारे एटम मोसबेयर एक्टिव होंगे, है ना, हर टाइप के मेटल मोसबेयर एक्टिव होंगे, ऐसा नहीं होगा। मोस्टली जो ये लिख लेना, ऑल एटम आर नॉट मोसबेयर एक्टिव, है ना, नॉट मोसबेयर एक्टिव, वो नहीं होते हैं मोसबेयर एक्टिव, है ना, मोसबेयर एक्टिव नहीं होते हैं। एंड 90% जो स्टडी की गई है, 90% जो स्टडी है वो किसके ऊपर डन है, 90% स्टडी हैव बीन डन ऑन SN एंड टिन, सॉरी आयरन एंड SN एंड आयरन, हमारे पास इनके ऊपर हमने 90% जो स्टडी हुई है वो इन 2 चीजों के ऊपर हुई है, ठीक है जी। दूसरी बात, फिर एक्टिव कौन है, जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और वो आई ग्राउंड स्टेट और आई एक्साइटेड स्टेट के इक्वल, आई ग्राउंड स्टेट और आई एक्साइटेड स्टेट क्या हो, उसका अपोजिट, मतलब कि अनइक्वल हो। अपोजिट तो क्या कहेंगे, अनइक्वल हो। जैसे कि आपको इसके लिए बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। आयरन के लिए एंड SN के लिए आपको डिटेल में पढ़ना है। इसकी आई ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या होती है, इसकी आई ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 1/2 होती है, और आई एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू यहां पर क्या होती है, 3/2 होती है। तो यहां पर ये चीजें आपकी क्या चलती है, बिल्कुल सही चलती है। आई एक्साइटेड स्टेट की, सही से इसको लिख लेते हैं, आई ग्राउंड स्टेट की यहां पर वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और आई एक्साइटेड स्टेट के लिए यहां पर वैल्यू क्या होती है, 3/2। तो यहां पर हमने क्या अभी तक क्या जाना, कि जो मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी वो आपकी गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में अगर बात आती है तो ये गामा रेज का यूज करके डील कर रही होती है। मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में गामा का यूज किया जाता है। ये भी हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। सभी लोग मोसबेयर एक्टिव नहीं है, मैक्सिमम जो स्टडी हुई है वो आयरन और SN के ऊपर हुई है। इसी को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे।
एक्टिव कौन कौन होता है? जिसकी आई ग्राउंड स्टेट और आई एक्साइटेड स्टेट क्या हो? अनइक्वल हो। और उसमें ये आयरन और एसएन के बारे में अगर आपसे पता करें तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट यहां पर होती है। क्लियर है भाई? ये सारी बातें यहां पर होती है। अब ये चीजें चलती कैसे हैं, है ना? यहां पर इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक आइडिया क्या है, शुरुआत कैसे हुई, दिक्कतें क्या आई और दिक्कतों का सॉल्यूशन क्या आया, उनके बारे में चर्चाएं होंगी, उनके बारे में बात होंगी और उसी तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एटमॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? देखो भाई, यहां पर एक होता है सोर्स, एक होता है सैंपल। सैंपल क्या है? सैंपल जिसमें आपको एटमॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिग्नल रिकॉर्ड करना है ना, कि भाई एटमॉस्फेयर आपका निकलेगा क्या, कि भाई कितनी लाइंस आ रही है, कितनी चीजें आ रही है, ये चीजें आपको बताई जाएंगी, है ना। एक तरीके से ज्योमेट्री मेटल के अराउंड जानने में, है ना, उसमें भी ये हेल्प करता है। लिगेंड की अरेंजमेंट जानने में एटमॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प कर रहा होता है। पूरा प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में समझते हैं। एक सोर्स होता है, एक सैंपल होता है। सोर्स से गामा रेज निकलती है, सैंपल उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसे न्यूक्लियर एब्जॉर्प्शन रेजोनेंस कहा जाता है, और फिर वो एक सिग्नल शो करता है। ये चीजें बेसिक आइडिया लिया जाता है। अब गामा रेज कैसे निकलती है वो भी हम आपको बताएंगे। क्या हुआ यहां पर, लेट सपोज कोई एक एटम था, है ना, कोई एक एटम था जो आई एक्साइटेड स्टेट में यहां पर बैठा था और आई ग्राउंड स्टेट में यहां पर वो आया। तो उसने क्या एमिट की? उसने क्या एमिट की भैया? गामा रेज उसने एमिट की। उसने क्या एमिट किया जी? गामा रेज उसने क्या किया? एमिट किया। अब ये गामा रेज उसने एमिट किया, गामा रेज उसने एमिट किया, तो आई ये आपका क्या हो गया? सैंपल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास सोर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा सोर्स भी क्या लिया जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा। सैंपल कोई भी मॉलिक्यूल जिसका आपको रिकॉर्ड करना होगा एटमॉस्फेयर स्पेक्ट्रा, वो आप लोगे। सोर्स क्या लिया जाता है वो आपको बताया जाएगा। और यहां पर ये क्या है? सैंपल है। तो जब कोई एटम अपना हायर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से, एक मोटा मोटी ये लैंग्वेज समझो कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब कोई आ रहा है तो वो गामा रेज एमिट कर रहा होगा, और वो ग्राउंड स्टेट में दूसरा एटम उसका एब्जॉर्ब करेगा जो हमारा सैंपल है, और वो एब्जॉर्ब करके ऊपर ट्रांजिशन करेगा और ये आपको एक सिग्नल देगा। इट विल गिव सिग्नल। ये क्या करेगा? सिग्नल देगा। तो यहां से इस तरीके से एटमॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आएगा। क्या आएगा? सिग्नल आएगा। अब ये गामा रेज कैसे निकलती है, सैंपल क्या होता है, सोर्स क्या होता है, उसके बारे में ऑब्वियसली बहुत सारी चर्चा करनी है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, डिटेल में हमें जानना है, तो वो बातचीत हम अभी करेंगे। मगर अभी मोटा मोटी ये बात आपको जाननी है कि इस तरीके से होता है। जब एक एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आता है तो इट एमिट्स गामा रेज एडिशन, जो एब्जॉर्ब किया जाता है अनदर एटम से, और वो सिग्नल देता है। यहां पर लिख लेना, व्हेन एन एटम when an atom jumps from higher state, excited state से, इस तरीके से लिखो, excited state to ground state, ठीक है, ground state, है ना, ground state, ठीक है, then it emits गामा रेज, है ना, वो क्या करता है? गामा रेज एमिट करता है ना, विच कैन एब्जॉर्ब बाय सैंपल। लैंग्वेज में हमें नहीं जाना भाई, विच कैन एब्जॉर्ब बाय सैंपल एंड गिव द सिग्नल, और वो हमें क्या देगा? सिग्नल गिव करेगा। अब आएगी मेन बात जो हमें जाननी होगी, जो हमें समझनी होगी, ठीक है। इसका सोर्स क्या लिया जाता है, वो सबसे मेन बात, इसका सोर्स क्या लिया जाता है, ध्यान से समझना। यहां पर ये आपके पास सोर्स लिया गया 57 कोबाल्ट और 27 इसका क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये इससे क्या करवाया गया? इलेक्ट्रॉन कैप्चर यहां पर हुआ। इलेक्ट्रॉन कैप्चर रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ते हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर यहां पर हुआ। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ तो यहां पर आपके पास क्या बन गया? यहां पर आपके पास बन गया 57 आयरन
और 26। ये किस स्टेट में है अभी? ये एक्साइटेड स्टेट में है। जब ये बनता है, अभी ये जिस फॉर्म में है वो क्या है? एक्साइटेड स्टेट में है। यहां से वो क्या आएगा? नीचे आएगा। यहां से वो क्या आएगा? नीचे। इसका क्या हो गया भाई? ये इसका क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट हो गया। ये इसका क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट हो गया। ये जब नीचे आ रहा है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी देर बस, पूरी वीडियो देखनी है आपको, पूरी वीडियो देखनी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितनी भी चीजें इसके अराउंड आपको, एटमॉस्फेयर के अराउंड जानने की होगी, वो आपको पता लगेगी, मगर पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखो, आराम से चीजें समझ में आएगी। एक्साइटेड स्टेट से वो किस में आ गया? ग्राउंड स्टेट में आ गया। और इसने यहां से, जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आया, तो उसने क्या किया? गामा रेस क्या की? एमिट की। ये पूरा का पूरा, ये इतना आपका क्या रहता है यहां पर? ये इतना क्या रहता है? सोर्स रहता है। ये आपके पास क्या रहता है? सोर्स यहां पर आप लेते हो, ये आपका पूरा क्या है? सोर्स है। 57 कोबाल्ट आपका लिया जाता है ना? ये भी नेट का एक क्वेश्चन है कि क्या लिया जाता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो पढ़ते हो, उसमें बीटा एमिशन आप पढ़ते हो ना, गामा एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर वगैरह, तो कौन सी प्रोसेस होती है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, इलेक्ट्रॉन इसका एक कम होता है, तो यहां पर 26 आयरन एक्साइटेड स्टेट में आपको मिलता है। और फिर जब ये इधर आ रहा होता है, तो ये गामा रेज एमिट कर रहा होता है। और अब गामा रेज ये एमिट कर रहा है, तो यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर आपका सोर्स बैठा होगा, यहां पर आप सैंपल बैठा होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, और फिर वो किस में चला जाएगा? आयरन एक्साइटेड स्टेट में वहां पर चला जाएगा। ठीक है, ये देखो, सैंपल आपका कुछ भी हो सकता है। ये गामा रेज इसके ऊपर पड़ेंगी, ये ऊपर चला जाएगा। ये आपका क्या है? सैंपल है। सैंपल भैया आपका कुछ भी हो सकता है भाई। Fe का कोई भी कॉम्प्लेक्स आप ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है। FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव, FeCl4 वगैरह, कुछ भी सैंपल हो सकता है। बात क्या हुई? बात ये हुई कि कोबाल्ट लिया गया, उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाया गया, फिर वहां पर आयरन यहां पर एक्साइटेड स्टेट में प्रोड्यूस हुआ, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा था, तो कुछ उसने गामा रेज एमिट करी, और गामा रेज एमिट करी तो जो हमारे सैंपल का एटम है, जो हमारे सैंपल का एटम है, जो सैंपल का आयरन है, उसने वो गामा रेज एब्जॉर्ब करी, और वो ट्रांजिस्ट कर गया ऊपर। वो कहां गएगा? ट्रांजिस्ट कर गया ऊपर, और यहां से आपके पास क्या आया? सिग्नल। क्या आया? ये चीज आपको क्या देती है? सिग्नल देती है। बात को एकदम ध्यान से पकड़ते हुए चलो, क्या क्या हुआ। आपका कोबाल्ट था, कोबाल्ट को हमने क्या किया है ना, कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाया गया, तो आपको आयरन प्रोड्यूस हुआ। और जब वो वहां से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो उसने गामा रेज का क्या किया गया? एमिशन किया गया। वो गामा रेज आपके सैंपल ने, ये पूरा यहां तक सोर्स है, सिर्फ ये सोर्स नहीं है, सिर्फ ये सोर्स नहीं है, ये कंबाइंड सोर्स है, और ये आपका सैंपल है। ये सैंपल एनी कंपाउंड हो सकता है, एनी कंपाउंड ऑफ आयरन ये हो सकता है। क्लियर है सर? बहुत सिंपल, खत्म गेम, खल्लास, चलो भाई, टाटा बाय बाय। नहीं भाई, ये दिक्कतें क्या आई उसके बारे में हम समझते हैं। देखो भैया, यहां पे कहा गया कि भाई आपके, मान लो इसको क्या है, इसका लेट सपोज 10 जूल है ये, है ना? इसको ट्रांजिस्ट करवाने के लिए, ध्यान से सुनना, इसमें सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रांजिशन करवाने के लिए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, अगर आपको 10 जूल देना है, और आपकी गामा रेज भी 10 जूल दे रही है ना, कुछ भी रैंडम 10 जूल, 10 किलो जूल, कोई भी, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलोरी में कोई भी जो यूनिट है होने दो, हम एक रेफरेंस ले रहे हैं कि मान लो इसको आपको एक्साइट कराने में 10 जूल के लिए, ये एनर्जी गैप है ना, ये रेजोनेंस, और ये गामा रेज जब एब्जॉर्ब होती है, तो इसको, ये जब इसको लेता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर रेजोनेंस, न्यूक्लियर एब्जॉर्प्शन रेजोनेंस। ठीक है, इसको यहां पर लिख लो, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर एब्जॉर्प्शन रेजोनेंस। ठीक है, हाँ, तो सवाल उठा, दिक्कतें क्या आई उसे ध्यान से सुनना। अगर मान लो इसका गैप 10 जूल है, इसे ऊपर जाने में 10 जूल की जरूरत पड़ रही है, और आप 10 जूल दे भी रहे हो, बट समस्या ये आई कि सिग्नल ऑब्जर्व्ड नहीं हुआ। भाई इसे 10 जूल की जरूरत थी, इसे 10 जूल दिया भी जा रहा है, फिर भी सिग्नल ऑब्जर्व्ड नहीं हुआ, तो गड़बड़ क्या आई? बिल्कुल एक साधारण सी बात है। आपसे 10 रुपए का कोई सामान, पुराने, है ना, पूरा भी तो 10 रुपए में क्या ही आता है। बचपन में आपसे 10 का सामान मंगवाया जाता था,
तो 10 का सामान दो तो 10 का सामान नहीं आता था, है ना, एक आधा रुपया आपको भी चाहिए होता था अपनी खर्ची का, है ना, ऐसे समझ लो, ऐसे इस तरीके से समझ लो कि भाई दही आनी है वो 10 रुपए की आनी है, ठीक है, 10 रुपए दिए भी हैं घर ने कि ले आ, पर उठेंगे ही, है ना, हिलेंगे ही तब जब 1-2 रुपया और जी हमें भी देना, टॉफी गोली कुछ खा लेंगे। मतलब कि क्या, ये एनर्जी दी उतनी ही जा रही है जितनी इसको चाहिए, बट फिर भी सिग्नल नहीं ऑब्जर्व हुआ। तो फिर ये तो पता लग गया कि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बट पहली बात ये है कि क्यों नहीं हो रहा ऑब्जर्व। तो बंदूक को याद करो, बंदूक से जब गोली निकलती है तो वो पीछे जाता है, ठीक है, इसी तरीके से ही जब ये यहां से ऊपर जाने लग रहा होता है तो ये पीछे की तरफ घूमता है, पीछे की तरफ आता है। ये क्या आता है, पीछे की तरफ आता है, जिसे क्या बोला जाता है, रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी बोला जाता है, रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी। भाई जब एक बहुत तेज से कुछ निकल रहा होता है तो बंदूक से गोली निकलती है तो थोड़ी सी बंदूक पीछे आती है ना, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसको भी थोड़ा सा ये पीछे आता है निकलने से पहले, ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिलेट करोगे। अब वो जो गैप 10 का था अब वो 10 का नहीं रहा, वो 12 का हो गया, तो यहां से तो 10 ही आ रहा है, अब भैया आपने अपने आप ही 12 कर लिया है, तो इसी वजह से ही सिग्नल नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर ये ऑब्जर्व हुआ कि ये ऐसा क्यों हो रहा था, है ना, तो ये मोसबेर ने बताया, मोसबेर जो साइंटिस्ट है अपनी पीएचडी के दौरान ही उन्होंने ये बताया, है ना, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी उनको मिला, कि इधर कोई जब भी कोई एक एटम आप सॉलिड स्टेट में आप ये ले रहे हो तो उसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस होती है ना, वाइब्रेशंस के कारण बहुत सारी वाइब्रेशन की होती है उसके अंदर, वो फिक्स नहीं हो पाता, है ना, वो फिक्स नहीं हो पाता। आज हमें पता है कि भाई सॉलिड स्टेट में भी वाइब्रेशन होती है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में कोई एटम है तो उसमें क्या है, वाइब्रेशन हो रही होती है, इसके कारण वो इधर फिक्स नहीं हो पाता और वो पीछे आ जाता है। तो वो वाइब्रेशन का नाम भी उन्होंने बताया, फोनोनिक वाइब्रेशन उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोनोनिक वाइब्रेशन उन्हें कहा जाता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए अब आपको पता है वाइब्रेशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर चीजों को स्टडी करने लग जाते हैं, तब वाइब्रेशन नहीं लिखती। जैसे कोई भी चीज आप समझ लो, अगर वाइब्रेशन जैसे आप ये जेटीडी वगैरह भी पढ़ रहे हो तो हालांकि वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बट उसे भी अब डायनेमिक को स्टैटिक में लाने के लिए लो टेम्परेचर वाली चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो फिर ये वाइब्रेशंस को भी, है ना, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, वैसे तो यही है कि रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी वो पीछे आता है। आप कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कोई चीज रटनी नहीं है, सारी चीज समझनी है। बताया गया कि सॉलिड स्टेट में होता है एटम, जिसके कारण उसमें फोनोनिक वाइब्रेशन होती है, जिसके कारण वो स्थिर नहीं रह पाता और पीछे चला जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई। जो गैप 10 का था वो अपने आप 12 का हो गया। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया। इसका सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि भाई हम एक काम करते हैं, हम इसे लो टेम्परेचर पर ट्रीट कर दें। तो उन्होंने ये सारी, जैसे ये सॉलिड स्टेट में दिया गया है, इसको लिक्विड हीलियम या फिर लिक्विड N2 कह दो, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर ऑपरेट हो रही होती है, उस पर स्टडी करने लग गए और आपका सिग्नल ऑब्जर्व होने लग गया। बट फिर भी इतना अच्छा सिग्नल ऑब्जर्व नहीं हुआ, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना बहुत जोर का सिग्नल ऑब्जर्व नहीं हुआ। बट हाँ, एक सॉल्यूशन ये मिला कि हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम में स्टडी करने लग जाएं, जो लो टेम्परेचर पर काम कर रही होती है, जिससे हमारे जो सॉलिड स्टेट का जो हमने ये लिया हुआ है, ये हमारा जो सैंपल वगैरह लिए हुए हैं, ये क्या करें, इसमें वाइब्रेशंस रुक जाए और इसकी थोड़ी रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। या तो ये चीज हो जाए, एक तो ये चीज होती है, और दूसरा यहां पर ये रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट यहां तक आपको समझना था कि कुछ एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो रही होती है, ठीक है, कुछ एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो रही होती है, ऊपर जाने से पहले वो वेस्ट कर रहा होता है। और वो वेस्ट भी क्या होता है, वो ई रिकॉइलिंग किसको लिया जाता है, E²/2mc² से वो रिलेट किया जाता है, ठीक है, मतलब मास के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। ई एक्चुअली में क्या है, इनको कितना गैप चाहिए होता है वो है, ठीक है, वो है। फिर इन्होंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकाला, ये आपने रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी पढ़ लिया भाई, रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी पढ़ लिया। फिर इन्होंने नेक्स्ट सजेशन दिया गया, जिसका नाम पड़ा क्या, डॉपलर इफेक्ट। तो अब आपको क्या स्टडी करना है भाई, अब आपको स्टडी करना है डॉपलर इफेक्ट क्या था, उसके बारे में आपको चर्चाएं करनी है। अब ये डॉपलर इफेक्ट की आपको जरूरत क्यों पड़ी, देखो भाई क्या हो रहा था कि ये रिकॉइलिंग एनर्जी क्या हो रही थी, वेस्ट हो रही थी भाई, है ना, ये रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी हो रहा था, मतलब
एनर्जी यहां पर नीचे आ रहा था, जिसके कारण ये एनर्जी गैप बढ़ जा रहा था। तो हमने एक काम तो किया कि हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम में इसको लेकर जाएं और वहां पर इसकी वाइब्रेशन रुक जाए और ये रिकॉइलिंग एनर्जी इसकी कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो वो यही था, है ना, मोसबेर इफेक्ट उसको कहा जाता है। मोसबेर इफेक्ट वो होता है जब ईआर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, मोसबेर इफेक्ट हम उसे कहते हैं, मोसबेर इफेक्ट हम उसको कहते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि ठीक है भाई, आपकी ये गैप बढ़ रहा है, ये गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ये गैप बढ़ रहा है। आपको 10 जूल था, है ना, 10 जूल था एक्चुअली जो चाहिए था एनर्जी, बट अब वो क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये जो ग्राउंड स्टेट है और ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये गैप क्या था, मान लो 10 जूल था, बट क्योंकि ये नीचे आकर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पर लेट सपोज आपने ER दे दिया कि भाई ये ER कितना हो गया, 2 जूल हो गया। तो वो कहता है कि हम गामा रेज की एनर्जी ही बढ़ाकर दे दें। भाई जब 10 जूल दे रहे हो तो 12 जूल दे दो, सीधी सी बात है, आप 12 जूल दे दो और स्पेक्ट्रा ले लो उसका। आप क्या ले लो, रिकॉर्डिंग ले लो उसकी मोसबेर स्पेक्ट्रा की, तभी तो रिकॉर्डिंग हो पाती है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट, विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो समझा रहा हूं मैं आपको। एक तो वो हो गया, एक तो ये बात हो गई, इसको हटाओ भाई पहले, ये रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी हम पढ़ चुके हैं पीछे ही, ये बात हम यहां पर पढ़ चुके हैं, है ना। एक तो यही हो गया कि इसको लिक्विड एनर्जी में ट्रीट कर लो, यहां पर लिक्विड नाइट्रोजन में ट्रीट कर लो, जिससे रिकॉइलिंग एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी, जिसे डॉपलर इफेक्ट भी हम कहते हैं, वो बात ठीक है। एक और तरीका यह है कि आप गामा रेज को ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड, गामा रेज की ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दो विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के जरिए, विद द इफेक्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट, क्या डॉपलर इफेक्ट के जरिए वी कैन इंक्रीज द एनर्जी ऑफ गामा रेज। हम गामा रेज की ही एनर्जी बढ़ाकर देंगे, हम गामा रेज की, कॉन्सेप्ट को एकदम समझना है यार, हम गामा रेज की एनर्जी ही बढ़ाकर देंगे, जिससे जो ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का आप गैप ले रहे हो, जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का ये गैप आप पहले ले रहे थे, है ना, वो कवर हो जाए, वो भी कवर हो जाए। ये आपका क्या हो गया, ये ग्राउंड स्टेट हो गया और ये आपका हो गया एक्साइटेड स्टेट। तो ये गैप पहले ही हम सीधा 12 जूल दे दें, पर ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट। तो सर होता क्या है ये डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है वो हमें समझाना है। देखो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली किसी चीज को रेस्ट स्टेट में एनर्जी रिलीज करना या फ्रीक्वेंसी रिलीज करना, वो अलग होगी अगर वो चीज मूव करते हुए एनर्जी रिलीज करेगी, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगी। इसको रिलेट करो कि एक रोड है ना, ये एक क्या है, एक रोड है और आप यहां पर खड़े हो, है ना, आप यहां पर खड़े हो, कितनी सारी आंखें हैं, आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, ये आप खड़े हो मुस्कुरा रहे हो, ये आपके 2 हाथ और ये 2 आपके पैर, ठीक है। यहां से क्या आ रही है, बस आ रही है, ठीक है, यहां से एक बस आ रही है, बस यहां से एक आ रही है, ठीक है, बस यहां पर एक आ रही है, ठीक है। अब ये बस से साउंड रिलीज हो रहा है, तो जैसे जैसे ये बस आपके करीब आती जाएगी, ये बस आपके करीब आती जाएगी, तो ये साउंड आपको तेज सुनाई देता जाएगा, ये साउंड आपको तेज सुनाई देता जाएगा, और जैसे जैसे ये दूर जाती जाएगी वापस से ये साउंड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि कोई चीज आपके करीब आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्या ज्यादा सुनाई देगी। ऐसे ही अगर आप अभी तक क्या कर रहे थे, सोर्स को क्या कर रहे थे, बैठा कर रखा हुआ था और सैंपल पे आप गामा रेज डाल रहे थे, मगर डॉपलर इफेक्ट कहता है कि यहां पर आप ये बात समझे ना, द नॉइस ऑफ द साउंड ऑफ horn of bus increases as the bus moves towards the person के करीब जब वो जाएगी, towards the person, जब वो पर्सन के करीब जाएगी तो उसका नॉइस ज्यादा आने लगेगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आप सोर्स को बिठाए मत रखो, आप सोर्स को भगा कर लेकर आओ, मतलब मूव करा कर लेकर आओ और फिर एनर्जी रिलीज करो, तो जो गामा रेज निकलेगी ना वो पहले से ही ज्यादा निकलेगी और
ये रिकॉइलिंग एनर्जी भी वहां पर क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है भाई, होती होगी, पीछे वो जाता होगा, बंदूक पीछे खिंचती है, वो जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप पहले से ही क्या लेकर आओ, ज्यादा एनर्जी लेकर आओ, और वो ज्यादा एनर्जी लेने के लिए डॉपलर इफेक्ट हेल्प करता है। डॉपलर इफेक्ट सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है ये। अब डॉपलर इफेक्ट में एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, वो है डॉपलर शिफ्ट का। वो क्या है, डॉपलर शिफ्ट का। ये होती है भाई डॉपलर शिफ्ट। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये डॉपलर शिफ्ट होती है। ये फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी अपॉन में सी। ठीक है, ये है, क्या है ये, ध्यान से समझना, ये क्या है, ये क्या है, डॉपलर शिफ्ट इसे बोला जाता है। इस शब्द को बोला जाता है डॉपलर शिफ्ट। इसे क्या बोला जाता है, डॉपलर शिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए भाई, रिलैक्स। अब ये एक्चुअली में है क्या, ये है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये क्या है जी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसको अगले पेज पर ले लो ना, थोड़ा सा साफ सा रहेगा। इसको हमने यहां पर ही लिया, क्या, डॉपलर इफेक्ट हम यहां पर ले रहे हो। क्या ले रहे हैं हम, डॉपलर इफेक्ट ले रहे हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? मैं एक बार ये भी पूरा रिकॉल कर देता हूं, पूरा गा देता हूं। भाई आपके पास क्या था, सोर्स था। सोर्स क्या था, वही कोबाल्ट। कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कराया, आयरन बना। वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट आएगा तो गामा रेज रिलीज करेगा। वो गामा रेज 10 जूल रिलीज हो रही थी, 10 जूल ही सैंपल को जरूरत पड़ रही थी और सिग्नल आ जाना चाहिए था, मगर नहीं आया। समस्या क्या आई सर, समस्या ये आई कि सैंपल जब गामा रेज लेता है तो ऊपर जाने के बजाय हल्का सा पहले पीछे भी जाता है। रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी, बंदूक से गोली निकलती है, उसको याद करेंगे। तो ये पीछे जाने के कारण वो 2 जूल ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि अब जो 10 जूल आपको दिख रहा है वो 10 जूल नहीं है, वो 12 जूल है। अपने आप से भी रिलेट कर सकते हो कि अगर 10 का सामान लेने घर वाले बेचते थे तो 12 रुपए देते थे, तभी हम अपनी जगह से उठते थे, अदरवाइज हम ढीठ एकदम हम नहीं उठते थे। कई लोग उठते भी होंगे, कोई दिल पे मत लेना भाई, समझने वाली बात है। ठीक है, तो फिर सवाल आया कि इस रिकॉइलिंग एनर्जी को ही कम कर दो, कुछ करो ना, कुछ करो। तो ये बात आई कि इसके अंदर वाइब्रेशन होती है ना, एक स्टेट पर नहीं बैठा होता, इसलिए पीछे जा रहा होता है। तो आप इसको लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम में लो टेम्परेचर पर कंसीडर करो, वहां पर इसकी रिकॉइलिंग एनर्जी कम कर दो। और रिकॉइलिंग एनर्जी को मिनिमाइज करना ही मोसवेयर इफेक्ट होता है, और इसी के लिए ही उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। और फिर दूसरी पॉइंट ये आई कि ठीक है, अगर 12 जूल की जरूरत पड़ रही है तो आप पहले से ही गामा रेज ज्यादा देकर भेजो। अब ज्यादा कैसे देकर भेजें भाई, आप सोर्स को बिठाए मत रखो, उस सोर्स को मूव करा के लाओ। मूव करा के लाओगे तो वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। इसको कैसे रिलेट करें, इसको रिलेट करेंगे डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट कोई यहां पर मोसबियर में नहीं लगता पूरा, वो तो फिजिक्स में भी लगता है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट एक इफेक्ट है, वो सिर्फ ये बताता है कि बस जब दूर से आ रही है तो करीब आते हुए उसका साउंड तेज सुनाई देगा और दूर जाते हुए साउंड कम होता जाएगा। सिमिलरली अगर आप सोर्स को सैंपल की तरफ लेकर आ रहे हो तो वो 10 की बजाय ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। भाई फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी से ही रिलेट होती है। तो यहां पर एक डॉपलर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट बनता है कि डॉपलर शिफ्ट क्या होती है। एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है जी, डॉपलर शिफ्ट आपके पास क्या हुई, ये कॉन्सेप्ट आपके पास बना। तो ये डॉपलर शिफ्ट आपके पास क्या होती है, ये होती है डेल फ्रीक्वेंसी, है ना, फिर फ्रीक्वेंसी अपॉन इनटू में वेलोसिटी अपॉन सी। ये सब कुछ वी मत समझ जाना इसे, है ना, सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, आइए समझते हैं। ये क्या है, आपका डॉपलर शिफ्ट है। इसको आप क्या कहते हो, डॉपलर शिफ्ट कहते हो। और ये डॉपलर शिफ्ट क्या है एक्चुअली में, ये है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसे कहा जाता है क्या, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, कि भाई जो पहले था उससे कितना बदल आया। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक्चुअली में अगर वो रेस्ट स्टेट में बैठा होता तो वो कितनी रिलीज कर रहा होता, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट रेस्ट स्टेट पर वो होता तो कितनी करता। ठीक है, वो रेस्ट स्टेट पे होता तो वो कितनी करता। और ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी जिससे आपका सोर्स मूव कर रहा है, वेलोसिटी एट विच सोर्स इज मूविंग, जिससे सोर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सोर्स इज मूविंग, कितने से मूव कर रहा है, ये है। और ये है आपका क्या, सी है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये सारी बातें क्लियर होगी। कभी भी कोई भी फॉर्मूला आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इस छोटे से एक फॉर्मूले से आपके पास क्वेश्चन आया है और ये है वो क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस मैं नहीं लिख कर आया हूं, मगर अपन इसको करेंगे आराम से, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो, है ना। इन मोसबियर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक सोर्स था जो इतनी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा था,
इतनी फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स एक यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्स कह दो या फिर सेकंड इनवर्स कह दो, ये फ्रीक्वेंसी की ही एक यूनिट होती है। उसको मूव कराया गया, हैड टू बी मूव्ड एट एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर क्या है? आपका सैंपल है। कितनी स्पीड से? 2.2 मिली सेकंड, है ना, मिलीमीटर सेकंड आपसे मूव करवाया जा रहा है ना, मिलीमीटर सेकंड इनवर्स से मूव करवाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी इसी यूनिट में गिवन थे, ऑप्शन भी इसी में गिवन थे, है ना, ऑप्शन इसी में ही गिवन थे आपके पास। ठीक है, द शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे ऑब्जर्व किया गया है ना, सॉरी, शिफ्ट अगर पूछा गया है तो वो हर्ट्स में आएगा, है ना, हर्ट्स में आएगा आंसर, हर्ट्स में आएगा आंसर। ठीक है, हर्ट्स में आएगा, फ्रीक्वेंसी की, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी की ही यूनिट में ये आंसर आएगा। ठीक है, बिटवीन सोर्स एंड एब्जॉर्बर, यानी कि यहां पर आपसे क्या पूछा गया था? यहां पर आपसे ये डॉपलर शिफ्ट पूछा गया था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, तो यहां पर आपके पास क्या है? ये है आपके पास 3.48 है, इंटू 10⁻18 हर्ट्स है, हर्ट्स में ही रहने दो इसको। ठीक है, हर्ट्स में ही थे, मेगा हर्ट्स में ऑप्शन थे एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी मूव कर रही है 2.2 मिलीमीटर है, तो इसको 10⁻³ मीटर सेकेंड इनवर्स कर देंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आपके पास क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स होती है। तो ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल हो गया और हर्ट्ज में आएगा। ऑब्वियसली वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, उनकी यूनिट क्या होगी? सेम ही आपके पास होगी। क्लियर है? तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, है ना, इसको कैलकुलेट कर लो। पहले इसको यूनिट को हैंडल कर लेते हैं, है ना। ये ऊपर जाएगा, 8 और 3 11 बनेंगे, 8 और 3 11 बनेंगे, यहां पर होगा 3.48, ऊपर जाएगा 8 और 3 11 बनेंगे, 18 - 11 7, यानी कि 3.48 इंटू 2.2 अपॉन में 3 इंटू 10⁷ हर्ट्स। ठीक है, ये आपके पास आया। इसको सोल्व अगर हम करें ना, इसको हम सोल्व करें, 3.48 इंटू में 2.2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये आया 25.52। कितना आया भाई? 25.52 आपके पास आया। 3.48 इंटू में 2.2 डिवाइडेड बाय 3, 2.552 आया। ये आपके पास आया कितना? एक सेकेंड, तो ये आपके पास आ गया 2.552 इंटू में 10⁷ हर्ट्स। ठीक है, एक इसको दे दो 25.52 हर्ट्स, इसको कर दो, ठीक है, इंटू में 10⁶ हर्ट्स कर दो, और 10⁶ हर्ट्स आपका क्या हो जाएगा? मेगा हर्ट्स हो जाएगा। 25.52 मेगा हर्ट्स यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन निकला स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने का, है ना, स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने का। और ये कभी आप टेबल देखोगे, कभी आप मास्टर्स में जब पढ़ते हो तो मोसबेर स्पेक्ट्रा की जो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उसमें दिखाया भी जाता है, उसमें स्पीड से रिलेट किया जाता है। कई लोगों को वो रिलेट करने में दिक्कत आती है कि भाई सोर्स के स्पीड से, सोर्स की गति से मोसबेर स्पेक्ट्रा के सैंपल की रिकॉर्डिंग में क्या दिक्कत आएगी, बट बहुत ज्यादा वहां पर डिपेंडेंसी होती है। और नेक्स्ट चीज आपको वही अब पढ़नी है। तो इसमें नेक्स्ट जो बात आपको बतानी है वो है कि भाई मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोप जो होती है उसका सिग्नल दिखता कैसे है ना, किस तरीके से वो सिग्नल काम कर रहा होता है, उसके बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखा कर जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ मोसबेर स्पेक्ट्रो। ठीक है, इसके अराउंड आपको एक टेबल बनानी होती है। जैसे हमने यहां पर लिया क्या? स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स हमने यहां पर लिया। ठीक है, इधर हमने यहां पर लिया कि भाई एनर्जी, कि कितनी एनर्जी वहां पर वो रिलीज कर रहा है, जो आपका सोर्स है वो किस स्पीड से आ रहा है, और कितनी एनर्जी जो गामा रेज है उसकी एनर्जी क्या है वो है। और यहां पर हमने लिया कि गामा रेज काउंट, इसको समझना होगा। गामा रेज काउंट यहां पर इसको हम कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझना होगा, सुनना होगा। जैसे कि मान लो आपका सोर्स जो है वो 0 मिलीमीटर पर सेकंड पर है, ज्यादा तेज, मतलब ज्यादा तेज क्या, मूव ही नहीं कर रहा,
तो उसने एनर्जी कितनी निकाली, 10 जूल निकाली, ठीक है। मगर आपका क्या था, आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान रहना चाहिए कि भाई ये यहां से यहां 10 जूल का गैप था, ठीक है। ये आपका सैंपल है, ये आपका क्या है, सैंपल है, ठीक है। ये आपका सैंपल है, यहां से यहां ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, यहां से यहां 10 जूल का गैप था। मगर ये पीछे जा रहा था, जिसके कारण ये ER रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी, हालांकि वो रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी पूरे उस जो हमें नीड होती है उस एनर्जी से बहुत कम होती है ना। वो रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हमें नीड होती है उससे बहुत कम होती है, बट स्टिल थोड़ी सी जो होती है। तो 10 जूल में पार नहीं पड़ रही थी, है ना, 10 जूल में पार नहीं पड़ रही थी। तो अगर आपने 0 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स पे सैंपल रख रखा है तो वो एनर्जी 10 जूल रिलीज करेगा। तो आपका सैंपल कुछ भी गामा रेज एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारी की सारी वापस, कोई एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा क्योंकि उसे 10 जूल चाहिए ही नहीं थी। तो यहां पर आपको 10 जूल वापस की वापस 100% मिल जाएगी। या फिर आप 10 जूल लिखने की बजाय आप यहां पर लिख दो कि गामा रेज काउंट है क्या, 100%, है ना। यानी कि क्या, यहां पे समझने की ही बात है कि नथिंग इज एब्जॉर्ब्ड बाय सैंपल, सैंपल के द्वारा, नथिंग इज एब्जॉर्ब्ड बाय सैंपल, सैंपल के द्वारा कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया गया। नथिंग इज एब्जॉर्ब्ड बाय सैंपल, सैंपल के द्वारा कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया गया। जितनी थी उतनी की उतनी ही आपको क्या आ गई, वापस यहां पर आपको मिल गई, ठीक है भाई। फिर हमने क्या किया, सैंपल को मूव कराना शुरू किया। हमने कहा कि हम सैंपल को 1 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स से मूव करवाएंगे। तो अब एनर्जी कितनी आई भाई, अब क्योंकि वो मूव कर रहा है, देखो जब सोर्स को मूव कराएंगे, सैंपल को नहीं भाई, सोर्स को मूव कराएंगे। तो हम सोर्स को सैंपल की तरफ लेकर जा रहे हैं, जैसे बस आपकी तरफ आ रही थी तो हॉर्न तेज सुनाई दे रहा था। तो अगर ग्राउंड स्टेट में वो 10 जूल रिलीज कर रहा है गामा रेज की एनर्जी, तो जब वो 1 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स से मूव करेगा तो अब वो क्या करेगा, 10.5 जूल रिलीज करेगा। बट बात अब भी नहीं बनी, अभी भी 100% ही गामा रेज काउंट मिल रहा था, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। क्योंकि एक्चुअली में जितनी चाहिए ना उतनी ही, जब अब चाहिए कितनी, अगर ये हाइपोथेटिकल लेकर चल रहे हैं हम, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये हाइपोथेटिकल हम लेकर चल रहे हैं कि 2 जूल, मतलब ये किसी सैंपल का डाटा है, बट सब सैंपल में यही नहीं कि भाई 10 जूल ही आप हर जगह लगाओगे। बस हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे सैंपल को 10 जूल की जरूरत थी, मगर 2 पीछे जाने के बाद अब उसे 12 जूल की जरूरत है। तो जब तक आप 12 जूल नहीं दे देते ना, तब तक बात नहीं बनेगी, वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारे के सारे ही वापस आपको मिलता जाएगा। यानी कि अब फिर इसी तरीके से कारवां बढ़ता गया। 2 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स से बढ़ाई गई, 2 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स से बढ़ाई गई तो 11 जूल आपको एनर्जी रिलीज हुई। बट फिर भी हमें काम नहीं बन पा रहा, क्योंकि हमें कितना चाहिए था, 12 जूल चाहिए था। तो 100% वापिस दिख गया गामा रेज काउंट। गामा रेज काउंट मतलब वापिस से गामा रेज कितनी दिख रही है, पूरी की पूरी दिख रही है भाई, सैंपल कुछ लेके ही नहीं गया अपनी तरफ, ठीक है। फिर हमने 3 मिलीमीटर, किसी ने ये मास्टर्स में पढ़ा होगा तो वो बहुत अच्छे से उसको टैकल कर लेगा, है ना। मतलब मास्टर्स में जब ये पढ़ेगा तो अब देख रहे हो तो मास्टर्स में आप उसको बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे अगर ये चीजें समझते हो। तो यहां पर भी 100% ही गामा रेज काउंट वापस आया। अगर आप सैंपल को 4 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स से मूव करवा रहे थे तो वो 12 जूल दे रहा था। अब क्या हुआ कि आपका सैंपल ना 100% वापस नहीं भेजा, 30%। यानी कि यहां पर आपने क्या समझा, यहां से आपने तात्पर्य निकाला 70% गामा रेज एब्जॉर्ब्ड बाय सैंपल। तो अब आपका सिग्नल आ जाएगा, है ना, इस पे सिग्नल आ जाएगा, ये एब्जॉर्ब हो गई है। मजे की बात ये है कि अगर आप इससे ज्यादा भी दोगे, जैसे मान लो 5 दी या 6 दी, 6 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स आपने दिया, तो यहां पर एनर्जी कितनी निकलेगी, 13 जूल निकलेगी। तो यहां पर भी 100% ही निकलेगा। यानी कि ज्यादा भी देकर भेजोगे तब भी बात नहीं बनेगी, जितनी चाहिए उतनी ही भेजनी पड़ेगी, अदरवाइज मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिग्नल ऑब्जर्व किया जाता है, इस तरीके से मोसबेयर सिग्नल यूज किया जाता है। पूरी कहानी में एक बार दोबारा गा देता हूं, पूरी कहानी में आपको एक बार दोबारा गा देता हूं। हुआ क्या
हमारे पास एक सोर्स था। सोर्स क्या था भाई आपका, ये था कोबाल्ट था, है ना, कोबाल्ट था आपके पास, ये कोबाल्ट था, इससे इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ तो यहाँ पर आपका आयरन आया, आयरन आया यहाँ पर, वो एक्साइटेड स्टेट में था, तो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, है ना, ये आपका क्या हो गया, ये अब पूरा आपका क्या बन गया, सोर्स बन गया, ये आपका पूरा क्या बन गया, सोर्स बन गया। इसने गामा रेज एमिट करी, गामा रेज एमिट करी, तो मेरे सैंपल ने ग्राउंड स्टेट से पकड़कर एक्साइटेड स्टेट में चला गया और एक सिग्नल आपको देना चाहिए था। मान लो ये गैप 10 जूल था और ये गामा रेज 10 जूल भी निकल रही थी तो भी सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर समझ में आया कि क्या गड़बड़ है भाई, क्यों सिग्नल नहीं आ रहा। तब बात निकल कर आई रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी की, सर ये ऊपर जाने से पहले थोड़ी सी एनर्जी पीछे वेस्ट हो रही है और इसी को ही आप क्या कहते हो, ER रिकॉइलिंग ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर ये गैप लेट सपोज 10 जूल था तो अब ये गैप आपको कितना हो गया, 2 जूल यहां पर बढ़ गया, तो आपको गामा रेज अब आपको 12 जूल देनी पड़ेगी तब जाके सिग्नल आएगा। या तो ये कर लो, एनर्जी बढ़ाकर दे दो, या फिर आप क्या करो, रिकॉइलिंग एनर्जी को ही मिनिमाइज करो, जो होता है मोसबेयर इफेक्ट। वो आपने देखा कि भाई उसको हम टाइटली बाइंड भी कर सकते हैं, या फिर हम लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम पर भी उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर गामा रेज ही ज्यादा दे दो। गामा रेज ज्यादा कैसे दी गई, डॉपलर इफेक्ट से आपने सैंपल को मूव कराया। सैंपल जब 0 मिलीमीटर पे था तो वो 10 जूल ही दे रहा था, गामा रेज 10 जूल ही रिलीज कर रहा था, तो आपको वापिस की वापिस उतनी ही मिल पा रही थी, आपका सैंपल कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। यानी कि अभी बात नहीं बनी, अभी मोसबेयर सिग्नल नहीं आएगा। फिर आपने इस तरीके से किया, 4 मिलीमीटर पे आपने 30% आपको सिग्नल आया और कुछ इस तरीके का ग्राफ ऑब्जर्व होता हुआ मिलता है। ये ग्राफ भी ध्यान रखो, कुछ इस तरीके का ग्राफ ऑब्जर्व होकर मिलता है। या तो यहां पर इंटेंसिटी लिख दो, इंटेंसिटी लिख दो भाई यहां पर, ठीक है, या फिर आप यहां पर क्या लिख सकते हो, गामा रेज काउंट, ठीक है, गामा रेज काउंट। और यहां पर आपने क्या लिखा, यहां पर आपने लिखा स्पीड ऑफ सोर्स, कि किस सोर्स पे आप मूव करवा रहे हो, वो ग्राफ के थ्रू समझा जाता है। यहां पर आपने लिखा भाई ये 1 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स हुआ, ठीक है, और यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर आपने 3 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 6 मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स आपने लिखा। तो 1 से लेकर हर जगह तक आपका क्या था, 100% ही इंटेंसिटी थी, मगर इधर वो इंटेंसिटी डिप हुई। यहाँ पर ये लेट सपोज अगर ये आप 100% मान रहे हो तो ये वाला इंटेंसिटी आपके पास क्या हुआ, 30% गामा काउंट आया, यानी कि 70% एब्जॉर्ब हो गया। तो वो सिग्नल कुछ इस तरीके का शो होता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोसबेयर स्पेक्ट्रा, इस तरीके से ली जाती है। अभी और भी इसमें बातें आपको बतानी है जो अगली वीडियो में बताऊंगा। ये लाइन 1 आएगी, 2 आएगी, है ना, वो स्प्लिटिंग के बारे में, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग वहां पर बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट वहां पर बोला जाता है, और आइसोमेरिक शिफ्ट की स्प्लिटिंग जो आएगी वो कहां पर आएगी और वो कैसे मेटल के अंदरूनी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कैसे करती है, उनकी भी चर्चाएं हम करेंगे। अभी हमने बेसिक बातें ऑफ मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर पढ़ी है। यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट जो था वो काम का है। डॉपलर क्या, पूरी ही काम की चीजें हैं, रिकॉल करना, चीजों को याद रखना है, कहानी के तौर पर ही है सब कुछ, है ना, और ज्यादा पुराना भी नहीं है, ताजा ताजा ही इसके ऊपर रिसर्च हुई है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। क्वेश्चन कहां से आया हुआ मैं अभी बता देता हूं। जैसे गामा रेज, है ना, कि मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी रेज पे काम करती है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा रेज किस पे, गामा रेज पे करती है। सोर्स क्या लिया जाता है ना, तो ये आपने देखा 57 कोबाल्ट और ये सब आपका लिया जाता है सोर्स, है ना, ये सोर्स आपका लिया जाता है 57। सिर्फ वो 57 कोबाल्ट नहीं है, उससे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कराने के बाद जो आयरन बना है वो भी आपका क्या है, सोर्स ही है। फिर उसको अलग अलग सैंपल के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आपका डॉपलर शिफ्ट पर भी आया हुआ है कि डॉपलर शिफ्ट किस तरीके से वेरी कर रहा होता है, और वो भी आप ध्यान रखना, डॉपलर शिफ्ट किस तरीके से वेरी करता है। अब ये ग्राफ आपने समझे, इसको आगे हम फर्दर कनेक्ट करेंगे। अभी तक के लिए यही है ना, इसको पढ़ना समझना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।